हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं BSAB यानी बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसे नोट करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड की परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है, इसलिए आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, उसे अच्छी तरीक़ा से पढ़ना है, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव अच्छी तरीक़ा से पढ़ लेते हैं तो आप एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप सभी को अच्छी तरीक़ा से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा, इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये टारगेट का मॉडल पेपर है, आपको दिख रहा होगा, ये टारगेट का मॉडल पेपर है और कक्षा 10वीं का। तो आज मैं आपको साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर, इसे बड़ा कर लेते हैं। आपको साइंस में 80 नंबर से पूछे जाएंगे। 80 नंबर का एग्जाम होता है साइंस का, जिसमें से आपको 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। आपका पहला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं तो कितना होता है, तो महत्तम होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं, महत्तम होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आवर्धन, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा आवर्धन। बढ़ते आगे की ओर, एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है। एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.36 है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.36 है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिलियरी पेशियों द्वारा। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है सिलियरी पेशियों द्वारा, ऑप्शन सी। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। बढ़ते आगे की ओर, आपका अगला प्रश्न है, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की है, जिसमें फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की है, जिसमें से ए और बी, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम। ये दोनों नियम जो है फैराडे ने खोजा था। तो ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों सही होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी और विद्युत अपघटन के नियम की खोज भी फैराडे ने की थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी धारावी परिनलिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र है। किसी धारावाही परिनलिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समान होता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा समान। बढ़ते आगे की ओर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रिज्म, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर, प्रिज्म वह होता है जिसमें आपको पढ़ा होगा आपने
जिससे 7 रंग विभक्त होता है उसे इस स्पेक्ट्रम कहते हैं, और उससे प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिनेत्र लेंस द्वारा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो अभिनेत्र लेंस द्वारा। ठीक है। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक बैंगनी का, यानी बैंगनी जो रंग होता है उसका जो होता है श्वेत प्रकाश सबसे अधिक होता है, और लाल का सबसे कम होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का जो झुकाव अधिक होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी, और का सबसे कम हो जाएगा लाल का। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है सबसे अधिक बैंगनी और सबसे कम लाल। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस ऐसे बना रहता है, तो इसमें आप देखिए कि बाहर की ओर जो है, बाहर की ओर भी दोनों उभरा रहता है तो उत्तल लेंस होता है। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरा रहता है तो वो उत्तल लेंस होता है। अंदर की ओर उभरा रहता है इस प्रकार से रहेगा तो वो अवतल लेंस रहेगा। ये उत्तल लेंस इस प्रकार से और अवतल लेंस इस प्रकार से, ये अंदर की ओर उभरा रहेगा, और उत्तल लेंस जो होता है बाहर की ओर उभरा रहता है। ठीक है। एक बार और मैं बना देता हूँ उत्तल लेंस का। इस प्रकार से उत्तल लेंस रहता है, और अवतल लेंस इस प्रकार से अंदर की ओर उभरा रहता है, और उत्तल लेंस जो होता है बाहर की ओर उभरा रहता है। रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो डॉक्टर कौन से दर्पण का प्रयोग करता है? तो ऑप्शन ए यानी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम है? तो 2 नियम है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिजली के फ्यूज तार बना होता है। बिजली के फ्यूज तार जो बना होता है किससे बना होता है? तो तांबे और टीन दोनों का। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तांबे और टीन दोनों का बना होता है। बिजली का फ्यूज तार किससे बना होता है? तांबे और टीन का। जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाह आसानी से नहीं होती उसे कहते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विद्युत रोही। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती उसे कहते हैं विद्युत रोधी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर, इसे बड़ा कर लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? तो ऑप्शन ए नहीं भाग लेता है। क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? तो नहीं लेता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच
विभवांतर मापा जाता है। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है तो किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रो। ठीक है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रो। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो यह आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? तो आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मध्य प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, परितारिका। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, परितारिका। स्थिर विद्युत में आवेश, स्थिर विद्युत में आवेश, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विरामावस्था में रहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश कैसे रहते हैं? तो विरामावस्था में रहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, विरामावस्था। दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है। जो दूरदृष्टि वाली आंख होती है वह साफ साफ देख सकती है, तो दूर की वस्तुओं को देख सकती है। दूरदृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपवर्तन। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो अपवर्तन, ऑप्शन सी। बढ़ते आगे की ओर। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? मृत्यु यानी मरने के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? जिससे वह नेत्र किसी के काम आ सके। तो इसके लिए मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए, तभी वह नेत्र किसी और के काम आ सकता है। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सयान। नीला तथा प्रकाश जब मिलेगा तो वह सयान कलर बनाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो ऑप्शन ए, ऑर्स्टेड और टेस्ला। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ए और बी यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ऑर्स्टेड और टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक क्या है? तो टेस्ला भी होता है और ऑर्स्टेड भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता निकटता बदलता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। ठीक है, आपका प्रश्न क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, क्षेत्र का मान बतलाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है तो क्षेत्र का मान बतलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है द्वारक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? तो द्वारक कहा जाता है। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस
प्रकार के आयन देते हैं? वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लिक आयन OH-। वे सभी पदार्थ जो भस्म कहे जाते, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक आयन देते हैं। वे सभी पदार्थ जो होते हैं भस्म कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा OH- हाइड्रोक्लोरिक आयन। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं। इसका ऑप्शन देखेंगे, इसका ऑप्शन नीचे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए, सामान्य लवण कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो इसमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें इनमें से कोई नहीं। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो इनमें से कोई नहीं। तो आपका प्रश्न था प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो सबसे पहले किया था फ्रेंच वैज्ञानिक ने, जो मूत्र में सबसे पहले फ्रेंच वैज्ञानिक ने किया था, राउले ने। ठीक है, लेकिन कृत्रिम विधि से सबसे पहले खोज किसने की थी? तो जर्मन वैज्ञानिक बोल्हर ने। जर्मन वैज्ञानिक बोल्हर ने सबसे पहले कृत्रिम विधि से यूरिया का संश्लेषण किया था। लेकिन मूत्र में, आप सभी को पता होगा कि मूत्र में यूरिया पाया जाता है, तो मूत्र में सबसे पहले फ्रेंच वैज्ञानिक राउले ने की थी, लेकिन कृत्रिम विधि से बोल्हर ने किया था। इसमें बोल्हर नहीं है ना राउले है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो बोल्हर ने किया था। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो एथाइन देता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। निम्नलिखित में कौन अधिक क्रियाशील है? निम्नलिखित में अधिक क्रियाशील कौन है? तो Cu यानी कॉपर जो है अधिक क्रियाशील होता है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन बी। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6, ऑप्शन बी। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा? तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेंडलीफ। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा? तो मेंडलीफ ने का योगदान सबसे पहले। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक में सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया था? तो मेंडलीफ ने दिया था। लेकिन आवर्त सारणी का आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मोसले को कहा जाता है। मोसले, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मोसले को कहा जाता है। इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर जो है आवर्त सारणी को सजाया था। मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था, और जो मेंडलीफ थे वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था आवर्त सारणी को। तो पहले जो प्रारंभिक में सबसे ज्यादा योगदान मेंडलीफ ने दिया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले को कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते आगे की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मोसले को कहा जाता है। इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था, और मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर।
समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान कैसा होता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, ऑप्शन बी। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इससे पहले मैंने साइंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया है। इस साइंस का पार्ट 3 होगा, तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप 10वीं में पढ़ते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीक़ा से पढ़ना होगा। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव को आपको अनदेखा नहीं करना होगा। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो उसे अच्छी तरीक़ा से पढ़ना होगा, उसे लिखना होगा। तो इसके लिए आपको रोज़ हमारे साथ जुड़ना होगा। मैं रोज़ एक वीडियो साइंस से रिलेटेड डालते रहता हूँ, यानी कि रोज़ एक वीडियो डालते रहता हूँ जो साइंस का कभी हो सकता है, यानी हर विषय का रोज़ वीडियो मैं डालता हूँ। तो आपको रोज़ वो वीडियो देखना है अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।